अगले ही पल जो हुआ उसका अंदाजा किसी ने नहीं लगाया था। जैसे ही मैं कैनाल एंट्रेंस में सेक्रेड स्प्रिंग वाटर डालने के लिए झुका, अचानक ऊपर से ईयर स्प्लिटिंग हाउल गूंज उठा। इंस्टिंक्टिवली मैंने सिर उठाया। एक जिगांटिक क्रिम्सन स्फीयर ऑन फ्लाइट सीधे चेनी पी की तरफ गिर रही थी। बूम! एक्सप्लोजन ने पूरे माउंटेन रेंज को वायोलेंटली शेक कर दिया। वो सीधे मेरी फील्ड के बगल में आकर फटी। ब्लास्ट वेव ने मुझे पीछे फेंक दिया, जबकि दोनों बकेट्स मेरे हाथों से उड़ गईं और पूरा सेक्रेड स्प्रिंग वाटर हर तरफ बिखर गया। मैंने खुद को संभाला और धीरे धीरे नीचे देखा। फिर मैं फ्रीज हो गया। वो कैनल जिसे खोदने में मैंने पूरे 3 दिन लगाए थे, वो परफेक्ट कैनाल जिस पर मुझे इतना प्राइड था, वो कैनल जिससे मैं अपने सीड को बचाने वाला था, अब उसके बीचों बीच एक मैसिव स्मोकिंग क्रेटर बना हुआ था। कैनल बर्बाद हो चुकी थी, पानी खत्म हो गया था। सेक्रेड स्प्रिंग वाटर जिसे मैं इतनी मेहनत से उठाकर लाया था, वो यूजलेसली स्मोकिंग होल के अंदर बह गया और पूरी तरह गायब हो गया। उसी पल बाहर की कैनन फायर, वॉर की स्क्रीम्स और माउंटेन बैरियर के थंडरस कोलैप्स की आवाजें मुझे बहुत दूर की चीज लगने लगी। मैं बस डिस्ट्रॉयड कैनाल को स्टेयर करता रहा। धीरे धीरे मेरे चेहरे की स्माइल गायब हो गई। बहुत लंबी साइलेंस के बाद मैंने आखिर सिर उठाया। मेरी नजर पूरे चेनी पीक से होती हुई माउंटेन बैरियर के पार गई और सीधे स्काई में फ्लोटिंग उस बोन वॉशर पर जाकर रुकी जिसकी कैनन अभी भी स्मोक छोड़ रही थी। मैंने उस कैनल को पूरे 3 दिन लगाकर खोदा था। मेरी आवाज बेहद क्वाइट थी, इतनी क्वाइट कि ऐसा लग रहा था जैसे मैं सिर्फ खुद से बात कर रहा हूँ। ऊपर उड़ने वाले हरामियों, अब तुम लोगों ने सच में मुझे गुस्सा दिला दिया है। ये कहने के बाद मैंने अपनी ब्रोकन हो नहीं उठाई। मैंने बकेट्स ठीक करने की भी कोशिश नहीं की। उसकी जगह मैं कामली फील्ड के पीछे की तरफ चल पड़ा। वहां सेक्रेड माउंटेन स्टोन खड़ी थी जो चिनोन सेट की फाउंडेशन से ही मौजूद थी। लेजेंड्स के अनुसार 1 लाख यूएन यिंग कल्टीवेटर्स भी मिलकर उसे जरा सा नहीं हिला सकते थे। दूसरी तरफ ब्लड डीमन सेट के मेन फ्लैगशिप पर वाइल्ड सेलिब्रेशन चल रही थी। जिसने शॉट फायर किया था वो डेमोनिक कल्टीवेटर प्राउडली अपनी अचीवमेंट के बारे में ब्रैग कर रहा था। वन आइड कैप्टन को लगा उन्होंने बस ग्रीन क्लाउड सेक्ट माउंटेन के पीछे किसी अर्थ वेन नोड को हिट किया है। जोर से हंसते हुए उसने तुरंत सभी बोन वॉरशिप्स को स्पिरिट कैनन्स रिचार्ज करने और रियर माउंटेन्स पर बिना रुके बॉम्बार्डमेंट जारी रखने का ऑर्डर दे दिया। उनकी नजर में ग्रीन क्लाउड सेक्ट अब बस ऐसा फूड था जो उनके मुंह के अंदर आ चुका था। वो उसे जैसे चाहे कर्व कर सकते थे। लेकिन अगले ही पल नीचे से डिस्टर्बेंस शुरू हुई। सबसे पहले कुछ इनर सेक्ट डिसिपल्स ने नोटिस किया कि कुछ गलत हो रहा है। जैसे ही उन लोगों ने अचानक पीछे मुड़कर देखा, उन्होंने मेरे पीछे मौजूद सेक्रेड गार्डियन स्टोन को धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठते हुए देखा। वहां कोई मैजिकल लाइट नहीं थी, कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं थी, कल्चरेशन पावर का जरा सा भी निशान नहीं था। मैं उसे सिर्फ अपनी शुद्ध ताकत से उठा रहा था। उस विशाल पत्थर के नीचे मेरी बाहों की नसें हिंसक तरीके से उभर चुकी थीं। मेरे पैर जमीन के अंदर तक धंस गए थे और मेरे पैरों के दबाव से आसपास की धरती लगातार टूट रही थी। फिर मैंने धीरे धीरे उस सेक्रेड स्टोन को, जो किसी छोटे पहाड़ जितना बड़ा था, अपने कंधे पर रख लिया। जैसे ही सबने वो दृश्य देखा, उनकी सोच पूरी तरह खाली हो गई। यहाँ तक कि चूतियन को भी अविश्वास में जम गया। तभी उसे आखिर समझ आया कि पहले गेट पर वो 3 स्टोन बैरियर्स क्यों नहीं हिला पाया था, क्योंकि मेरी नजर में वो सिर्फ छोटे कंकड़ थे। आसमान में मौजूद ब्लड डीमन इंसेक्ट फैक्शन के लोग भी नीचे हो रही इस घटना को देख चुके थे। वो एक पल के लिए रुके और फिर जोर जोर से हंसने लगे। उनमें से एक ने मजाक उड़ाते हुए कहा, नीचे वो छोटा कीड़ा क्या कर रहा है? क्या वो सच में हम पर पत्थर फेंकने वाला है? दूसरा और भी जोर से हंसा। कितना पैथेटिक है, मरने वाला है फिर भी ऐसे खेल खेल रहा है। साइक्लोप्स केबिन मास्टर के चेहरे पर अभी ताना मारती हुई मुस्कान आई ही थी कि तभी मैं आखिरकार हिला। मैंने अपने पैरों को नीचे दबाया, कमर मोड़ी और अपने पूरे शरीर की हर एक ताकत को एक भयानक फोर्स में इकट्ठा कर लिया, जैसे मैं किसी परफेक्ट थ्रोइंग स्टांस में प्रवेश कर चुका हूं। अगले ही पल मैंने सब कुछ छोड़ दिया। एक कान फाड़ देने वाला धमाका गूंज उठा। मेरे पैरों के नीचे का 10 मीटर इलाका तुरंत आधा फुट जमीन में धंस गया और 1 लाख जिन से ज्यादा भारी सेक्रेड स्टोन मेरे हाथों से निकलते ही गायब हो गया। उसके ठीक बाद आग की लंबी पूंछ छोड़ता हुआ एक जलता हुआ मीटियर आसमान को चीरते हुए ऊपर की तरफ बढ़ा, जैसे किसी ने उल्का पिंड को जबरदस्ती वापस स्वर्ग में फेंक दिया हो। वो बहुत तेज था, इतनी तेज कि विश्वास करना मुश्किल था। ब्लड डीमन फ्लैगशिप का अलार्म अभी बजना शुरू ही हुआ था, लेकिन शिप को चलाने वाले लोग प्रतिक्रिया तक नहीं दे पाए। वो इतना तेज था कि डिफेंसिव फॉर्मेशन एक्टिवेट होने का मौका तक नहीं मिला। सबसे पहले साइक्लोप्स कैबिन मास्टर के चेहरे का भाव टूटा। उसके बाद पूरी दुनिया हिला देने वाला इंपैक्ट हुआ। वहां कोई फैंसी मैजिक नहीं थी, कोई स्पेशल एबिलिटी नहीं थी, सिर्फ सीधी और शुद्ध टक्कर थी। लेकिन क्योंकि वो इतनी शुद्ध थी, उसके पीछे की काइनेटिक फोर्स बेहद डरावनी बन चुकी थी। बोन शिप के आगे का आर्मर तुरंत अंदर की तरफ धंस गया। पूरी कील से टूटने और मरोड़ने की भयानक आवाज निकली और फ्लैगशिप बीच से सीधा 2 हिस्सों में फट गया। वो विशाल शिप उसी जगह पर विस्फोट के साथ बिखर गया। अनगिनत डीमन कल्टीवेटर्स को प्रतिक्रिया देने का मौका तक नहीं मिला और वो डिस्ट्रॉयड बोन शिप के साथ नीचे गिर पड़े, जबकि बाकी कई लोग 10,000 मीटर ऊंचाई से ऐसे नीचे गिरे जैसे आसमान से डंपलिंग्स बरस रहे हों। वो चिन बियॉन्सेज सेक्ट के गेट्स के अंदर और बाहर जोर से टकराए और तुरंत मर गए। अचानक आसमान का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह खाली हो गया और उसी दौरान मैं चेनी पीक पर खड़ा शांत तरीके से अपना हाथ नीचे कर चुका था। मेरे चेहरे पर जरा सा भी इमोशन नहीं था। मैंने तो अपनी हथेली से धूल तक ऐसे झाड़ी जैसे रास्ते में पड़ा कोई
कोई सड़ा हुआ लकड़ी का टुकड़ा हटाया हो। फिर मैंने सिर उठाकर बाकी बोन शिप्स की तरफ देखा और बेहद शांत आवाज में कहा, मेरी कैनाल के बदले सिर्फ एक शिप काफी नहीं है। अब जब तुम सब यहाँ आ ही गए हो तो वापस जाने की कोशिश मत करना। उसके बाद जो हुआ उसे पूरा चीनियन सेक्ट अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाया। मैं पहाड़ के किनारे तक चला गया और इस बार मैंने उससे भी बड़ा पत्थर चुना जिसकी पकड़ ज्यादा आरामदायक थी। मैंने उसे आसानी से उठाया, एक पल हाथ में तौला और फिर दोबारा फेंक दिया। उसके बाद तीसरा पत्थर आया। अकेले, बिल्कुल अकेले, मैंने कल्टीवेशन वर्ल्ड की सबसे पागल एंटी एयर बैटल शुरू कर दी। छोटे पत्थरों का वजन दर्जनों टन था जबकि बड़े पत्थर सैकड़ों टन भारी थे। अगर मुझे कोई पहाड़ी चट्टान पसंद आ जाती तो मैं उसे पीछे के पहाड़ से जड़ समेत उखाड़ देता और एम्यूनिशन की तरह इस्तेमाल कर लेता। बूम! एक के बाद एक आग से जलते विशाल पत्थर लंबी आग की पूंछ के साथ आसमान में ऊपर की तरफ उड़ रहे थे, जैसे धरती खुद उल्टी मीटियोर शावर बरसा रही हो। वहां कोई मैजिक एक्सचेंज नहीं था, कोई स्पिरिचुअल टेक्निक्स की भिड़ंत नहीं थी, सिर्फ वजन और स्पीड थी। और उसी पल सबको आखिर एहसास हुआ कि जब ये दोनों चीजें अपनी सीमा से आगे पहुंच जाती हैं, तब स्पिरिचुअल शील्ड्स, मैजिकल डिफेंसेस, यहाँ तक कि डीमन शिप्स का आर्मर भी सिर्फ कागज बनकर रह जाता है। एक बोन शिप हवा में ही विशाल पत्थर से टकराकर चकनाचूर हो गई और तुरंत फायरवर्क्स की तरह फट गई। बाकी दो बोन शिप्स बेतहाशा दाएं बाएं बचने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन आखिर में उनसे भी बड़ा पत्थर दोनों को एक साथ आर पार चीर गया, जैसे बारबेक्यू मीट को सींक में पिरो दिया गया हो। और फिर उनकी पूरी बॉडीज आसमान से टूटकर नीचे गिर पड़ी। कुछ डीमन कल्टिवेटर्स किसी तरह उन शिप्स से बचकर बाहर निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन वो अपनी पावर्स इस्तेमाल करना शुरू भी नहीं कर पाए थे कि उन विशाल उड़ते पत्थरों से पैदा हुई भयानक विंड प्रेशर ने उनके शरीरों को वहीं चकनाचूर कर दिया और उन्हें राख में बदल दिया। ब्लड डीमन इंसेक्ट सेट का घमंड इतनी तेजी से डर और फिर पूरी निराशा में बदल गया जितनी तेजी से उनकी बोन शिप्स टूट रही थीं। किसी ने दहशत में चिल्लाते हुए कहा, भागो, ये कोई युद्ध नहीं है, ये मैसेकर है। एक और आदमी बुरी तरह घबराकर चिल्लाया, वो इंसान नहीं है, वो डीमन है। लेकिन अब ये समझने का उनके पास कोई मतलब नहीं था, क्योंकि तब तक मैं पत्थर फेंकने में और भी ज्यादा स्किल्ड हो चुका था। ग्रीन क्लाउड सेट के पीछे का पूरा पहाड़ धीरे धीरे मेरे हाथों से समतल होता जा रहा था, जबकि आसमान में मौजूद बोन शिप्स की संख्या लगातार कम होती जा रही थी। चूतियान को वहीं खड़ा सामने हो रही हर चीज को खाली नजरों से देख रहा था और शौक व एडमिरेशन की वजह से उसकी आंखों से धीरे धीरे आंसू बह रहे थे। वो लगातार बड़बड़ाए जा रहा था, सच्ची शक्ति सरल होती है, वो अपने सबसे शुद्ध रूप में लौटी है, यही इमॉर्टल का तरीका है। तभी मेरे हाथ ने कैजुअली एक और विशाल पत्थर पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही चूतियान को ने उसे साफ देखा, उसका चेहरा अचानक जम गया। उसने कांपती आवाज में कहा, सीनियर, मुझे लगता है वो मेरा मेडिटेशन चेंबर है। लेकिन उसके बोल खत्म होने से पहले ही उसका मेडिटेशन रूम आग की लंबी पूंछ छोड़ता हुआ आसमान में उड़ चुका था और सिर्फ एक टक्कर में उसने भागने की कोशिश कर रही 3 बोन शिप्स को पूरी तरह तबाह कर दिया। चानो का पूरा शरीर बुरी तरह कांप उठा। फिर उसके चेहरे पर और भी गहरी एडमिरेशन और डर भर गया। उसने धीरे से कहा, अविश्वसनीय, सच में अद्भुत थ्रोइंग टेक्निक। सीनियर की डिवाइन पावर में थोड़ा भी योगदान देना मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। कुछ समय बाद ब्लड डीमन सेट की वो सैकड़ों बोन शिप्स, जिन्होंने कभी पूरे आसमान को ढक लिया था, अब सिर्फ 3 बुरी तरह डैमेज्ड शिप्स में बदल चुकी थीं, जो होराइजन के किनारे किसी तरह बचने की कोशिश कर रही थीं। मैंने पास पड़ा आखिरी बड़ा पत्थर उठाया और एक ही वार में सब खत्म करने की तैयारी की, लेकिन तभी अचानक पूरा आसमान अंधेरा हो गया। ये स्टॉर्म क्लाउड्स की वजह से नहीं था, ना ही मौसम खराब हुआ था। ये अंधेरा ताजा खून की तरह गाढ़ा और चिपचिपा था और बिना किसी वार्निंग के उसने पूरी दुनिया को निगल लिया। उसके बाद हेवन से नेसेंट सोल रेल्म से भी कहीं ज्यादा भयानक प्रेशर नीचे उतरा। हवा में उड़ रहे वो विशाल पत्थर अचानक अपनी जगह पर रुक गए। अगले ही पल वो बिना आवाज किए धूल में बदल गए। आसमान से ठंडी बारिश गिरने लगी और एक प्राचीन, भारी और बेहद क्रोधित आवाज सीधे हर इंसान की आत्मा के अंदर गूंज उठी। मेरे ब्लड डीमन सेट की फाउंडेशन को नष्ट करने की हिम्मत किसने की? अगले ही पल पूरी दुनिया हिंसक तरीके से मुड़ने और टूटने लगी। सेक्ट गेट्स, ट्रेनिंग ग्राउंड्स, टूट चुकी बोन शिप्स के अवशेष, आसमान, धरती, सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य हाथ ने पूरी दुनिया को कुचलकर दोबारा बना दिया हो। जब सबने दोबारा होश संभाला तब उनके पैरों के नीचे लाइमस्टोन की जमीन नहीं थी, बल्कि उबलता हुआ ब्लड सी था, जिसमें हड्डियां और लाशें तैर रही थीं। हमारे ऊपर अब आसमान नहीं था, बल्कि घूमता हुआ विशाल क्रिम्सन ब्लड वॉर्टेक्स था, जो लगातार पूरे आकाश में घूम रहा था। 100 एली के अंदर पूरा चीनियन सेक्ट जबरदस्ती किसी दूसरी डायमेंशन में खींच लिया गया था। ब्लड सी के ऊपर स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के अंदर ब्लड कलर्ड रोब्स पहने एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे प्रकट हुआ। उसका शरीर सूखी लकड़ी की तरह पतला था, जबकि उसके बाल और दाढ़ी पूरी तरह बिखरे हुए थे। उसकी आंखों के अंदर ऐसा लग रहा था जैसे उबलते खून की 2 नदियां लगातार बह रही हों। वो ब्लड डीमन सेक्ट का लेजेंडरी स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन एंसेस्टर था, जिसने 10,000 सालों तक खुद को सिक्लूडेड रखा था और जिसके बारे में कहा जाता था कि वो बहुत पहले मर चुका है। ब्लड रिवर एंसेस्टर। उसके प्रकट होते ही चूतियन को और बाकी सब लोगों की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। नेसेंट सोल कल्टिवेटर्स, सेक्ट लीडर्स, एल्डर्स, इनर डिसाइपल्स, आउटर डिसाइपल्स, ब्लड रिवर्स की उस भयावह
दुनिया के अंदर उनमें से कोई भी उस टेरिफाइंग प्रेशर के नीचे हिल तक नहीं पा रहा था। कुछ कल्टीवेटर्स के स्पिरिचुअल प्रोटेक्शंस ब्लड वाटर के संपर्क में आते ही टूट गए और अपनी सारी ताकत खोने के बाद वो बेबस होकर नीचे मौजूद ब्लड सी में डूबने लगे। बाकी लोग तो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी तक इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो बस बेबस होकर देखते रहे कि कैसे वो और उनके साथी धीरे धीरे उस ब्लड सी में समाते जा रहे हैं। ग्रैंड एल्डर कमजोर हालत में ब्लड वाटर के ऊपर पड़ा हुआ था। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था, जबकि वो निराशा में खुद से बड़बड़ा रहा था। सब खत्म हो गया, ये स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रियलम है, यहाँ तो पुनर्जन्म तक हमें नसीब नहीं होगा। ऊंचाई पर खड़ा ब्लड रिवर एंसेस्टर नीचे मौजूद उस होपलेस दृश्य को देख रहा था। फिर आखिर उसकी नजर मेरी तरफ गई, जैसे वो किसी थोड़े मजबूत चींटी को देख रहा हो। उसने धीमी और घमंडी आवाज में कहा, तो तुम वही मॉर्टल हो जिसने वो पत्थर फेंके थे। दिलचस्प फिजिकल बॉडी है तुम्हारी। अफसोस की बात है, मेरे ब्लड रिवर रेल्म के अंदर लॉ एब्सोल्यूट है। यहाँ सिर्फ मेरी इच्छा चलती है। तुम्हारी वो छोटी सी ताकत धूल के एक अण को भी नहीं हिला सकती। उसकी आवाज में वही घमंड था जो किसी ऐसे इंसान में होता है जो खुद को सबसे ऊपर समझता हो और बाकी सबका फैसला सुना रहा हो। लेकिन मैंने उसकी एक भी बात नहीं सुनी, क्योंकि शुरू से ही मैं उसे देख ही नहीं रहा था। मेरा सिर पूरे समय नीचे झुका हुआ था और मेरा पूरा ध्यान अपने पैरों पर था। सुबह मैंने जो नए क्लॉथ शूज खरीदे थे वो अब उस गंदी और चिपचिपी ब्लड वाटर में पूरी तरह भीग चुके थे। उनकी सतह गंदी हो गई थी और हर कदम पर मेरे पैरों के नीचे बेहद घिनौना एहसास हो रहा था। वो चीज मुझे अंदर तक इरिटेट कर रही थी। मुझे किसी स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रियलम या उसके लॉज से कोई फर्क नहीं पड़ता था। इस समय मैं बस जितनी जल्दी हो सके इस गंदी जगह से निकलना चाहता था और किसी साफ नदी में जाकर अपने पैर धोना चाहता था। काफी देर की खामोशी के बाद मैंने आखिर सिर उठाया। पहली बार मेरे चेहरे पर सच में गंभीर एक्सप्रेशन आया। मैंने ठंडी आवाज में कहा, मेरे नए क्लॉथ शूज अब गंदे हो चुके हैं। जैसे ही मैंने ये कहा, मैंने धीरे धीरे अपना दायां पैर उठाया। अभी भी वहां कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं थी, कोई मैजिकल लाइट नहीं थी, इमॉर्टल बैटल जैसी तैयारी का जरा सा भी निशान नहीं था। लेकिन जैसे जैसे मेरा पैर ऊपर उठा, उसके आसपास की स्पेस किसी अकल्पनीय वजन को सहन न कर पाने की वजह से हल्की हल्की डिस्टॉर्ट होने लगी। मेरी पैंट का कपड़ा अचानक फट गया और धीरे धीरे मेरी टांग की मसल्स दिखाई देने लगी, जैसे स्वर्ग ने खुद ब्लैक आयरन को फॉर्ज करके उन्हें बनाया हो। अगले ही पल मैंने अपने नीचे मौजूद उस एंडलेस ब्लड सी की तरफ देखा और पूरी ताकत से पैर पटक दिया। बूम! वो स्टॉम्प ऐसा नहीं लगा जैसे किसी ने जमीन पर कदम रखा हो। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया पर किसी विशाल हथौड़े से सीधा वार किया गया हो। ब्लड ओशन की सतह पर सफेद शॉक वेव फट पड़ी और जहां जहां वो गुजरी वहां मौजूद वो एंडलेस ब्लड सी जो नेसेंट सोल कल्टीवेटर्स तक को फंसा सकती थी, एक पल भी टिक नहीं पाई। वो भयानक हीट और एक्सप्लोसिव फोर्स की वजह से तुरंत भाप में बदलकर गायब हो गई। सिर्फ एक स्टॉम्प में पूरा ब्लड सी सूख गया। उसके ठीक बाद पूरा ब्लड रिवर रेल्म हिंसक तरीके से टूटने लगा। वो डिमेंशन ऐसे मुड़ने लगी जैसे किसी विशाल हथौड़े ने सीधे उसके बीच में प्रहार किया हो और हर तरफ अनगिनत क्रैक्स फैल गए। ब्लड रिवर एंसेस्टर के चेहरे पर मौजूद घमंड उसी पल जम गया। अगले ही क्षण पूरी स्पेस टूटकर बिखर गई और रेल्म के लॉज की रीबाउंड फोर्स सीधे उसी पर वापस आ गिरी। उसकी ऑरा बेहद कमजोर हो गई और उसके शरीर को तुरंत इरिवर्सिबल डैमेज पहुंच गया। सबकी नजर एक पल के लिए धुंधली हुई और जब सबने दोबारा होश संभाला तब हम फिर से चीनियन सेक्ट के ट्रेनिंग ग्राउंड्स के अंदर खड़े थे। हमारे ऊपर वही चमकता हुआ आसमान मौजूद था, जैसे कुछ देर पहले वाला ब्लड सी सिर्फ कोई बुरा सपना रहा हो। लेकिन आसमान में तैरता हुआ ब्लड रिवर एंसेस्टर अब इतना फीका पड़ चुका था कि वो किसी धुएं की लकीर जैसा लग रहा था जो कभी भी गायब हो सकती थी। वो मुझे ऐसी नजरों से घूर रहा था जिनमें अब सिर्फ अंतहीन डर बचा था। उसने कांपती आवाज में कहा, तुमने कभी स्पिरिचुअल पावर इस्तेमाल ही नहीं की, तुमने लॉस पर भरोसा नहीं किया, फिर तुम्हारी ताकत ने स्पेस तक को कैसे कुचल दिया। लेकिन वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही उसके इमॉर्टल बॉडी पर बची हुई आफ्टर शॉक टूट पड़ी। एक जोरदार धमाके के साथ उसका शरीर और आत्मा दोनों राख में बदलकर आसमान में बिखर गए। उसके पीछे सिर्फ एक हल्की चमकती हुई स्टोरेज रिंग बची जो आसमान से गिरते हुए साफ मेटालिक लैंग की आवाज के साथ जमीन पर लुढ़क गई। उसके अंदर एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन एंसेस्टर की पूरी संपत्ति मौजूद थी। चीनियन सेक्ट के बचे हुए हर इंसान की नजर उस रिंग पर जम गई और उनकी सांसें अनजाने में भारी होने लगी। फिर मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और सबके दिल लगभग रुक गए। उन्हें लगा कि आखिरकार अब मैं भी किसी इमॉर्टल ट्रेजर में दिलचस्पी दिखाऊंगा। लेकिन जब मैं उस रिंग तक पहुंचा तो मैंने उसे एक बार देखा तक नहीं। मैंने उसे बस रास्ते में पड़े छोटे कंकड़ की तरह कैजुअली ठोकर मारकर दूर किसी कोने में उड़ा दिया। फिर मैं टूटे हुए खंडहरों के बीच आगे बढ़ा और नीचे झुक गया। टूटे पत्थरों के ढेर के नीचे से मैंने वो वुडन बकेट उठाई जो एक्सप्लोजन्स में कुचलकर जगह जगह से छेदों से भर चुकी थी और मैं बस वहीं खड़ा उस डैमेज्ड बकेट को अपने हाथ में पकड़े रहा। मैंने अपने हाथ में पकड़ी उस वुडन बकेट पर पड़े क्रैक्स को चुपचाप देखा और फिर निराश होकर लंबी सांस छोड़ी। अब मुझे दोबारा टाउन जाकर नई बकेट खरीदनी पड़ेगी। उस भयानक बैटल के बाद पूरा चीनियन सेक्ट इतना शांत हो गया था कि वो साइलेंस भी अजीब लग रही थी। लेकिन वो खामोशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। अगले ही पल चूतियन को अचानक पागलों की तरह मेरी तरफ भागा और जमीन पर घिसटते हुए सीधे मेरे सामने आकर गिर पड़ा। उसने मेरे पैर को कसकर पकड़ लिया और बुरी तरह उलझी हुई
आवाज में बोलने लगा, सीनियर ग्रेट एंसेस्टर मास्टर, कृपया इस डिसाइपल का सम्मान स्वीकार कीजिए। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके पीछे मौजूद हजारों डिसाइपल्स एक साथ घुटनों पर गिर पड़े। ऐसा लग रहा था जैसे इंसानों का अंतहीन समुद्र जमीन पर झुक गया हो और उनकी आवाजों की गूंज से माउंटेन गेट्स तक कांप उठे। वेलकम बैक ग्रेट एंसेस्टर मास्टर, कृपया हमें माफ कर दीजिए एंसेस्टर मास्टर, एंसेस्टर मास्टर। इतना शोर सुनकर मेरा सिर दर्द करने लगा। मैंने नीचे चू तियनको की तरफ देखा, जो पूरी ताकत से मेरे पैर से चिपका हुआ था। मैंने हल्का सा भौहें सिकोड़कर अपना पैर झटका, छोड़ो, लेकिन उसने छोड़ने के बजाय और कसकर पकड़ लिया। एंसेस्टर मास्टर, आप हमारे चीनियन सेक्ट के हेवंस हैं, आप कल्टीवेशन के रास्ते पर हमारे गाइड हैं। अब मुझे उसकी बातें सुनने में आलस आने लगा था। मैंने घुटनों पर झुकी भीड़ की तरफ नजर घुमाई और शांत आवाज में कहा, आज के बाद जो भी चेनी पीक पर चढ़कर मेरी फार्मिंग डिस्टर्ब करेगा, मैं उस पर पत्थर फेंकूंगा। पूरा इलाका तुरंत शांत हो गया। अगले ही सेकंड सबको वो भयानक दृश्य याद आ गया जब जलते हुए मीटियर्स जमीन से आसमान की तरफ उड़ रहे थे। चू तियनको ऐसे उछला जैसे उसे बिजली लग गई हो। उसने तुरंत मेरा पैर छोड़ दिया, 3 कदम पीछे हटकर दोबारा ठीक से घुटनों पर बैठ गया और जोर से बोला, यह डिसाइपल सम्मान पूर्वक एंसेस्टर मास्टर के आदेश का पालन करेगा। उस दिन के बाद चेनी पीक पूरे चीनियन सेक्ट की सबसे सेक्रेड और सबसे टेरिफाइंग जगह बन गई। सिर्फ डिसाइपल्स और एल्डर्स ही नहीं, बल्कि ऊपर उड़ने वाले पक्षी तक उस इलाके से बचकर निकलते थे। धीरे धीरे सेक्ट के अंदर एक अजीब ट्रेडिशन भी बन गया। कल्टीवेशन शुरू करने से पहले डिसाइपल्स पहले चेनी पी की दिशा में सम्मान से झुकते थे, लेकिन मुझे इन सब चीजों की परवाह करने का समय ही नहीं था। मैं इरिगेशन चैनल्स ठीक करने, फार्मलैंड रिपेयर करने और उस आधी मरी हुई स्पिरिचुअल रूट को दोबारा जिंदा करने के तरीकों के बारे में सोचने में व्यस्त था। आधा महीना बीत गया और जैसे ही चीनियन सेक्ट धीरे धीरे उस बड़ी बैटल की तबाही से उबरने लगा, तभी अचानक जोंगजो से एक गोल्डन डिक्री सेक्ट के मेन हॉल में पहुंचा। तिएनलैंड रियल्म के सबसे बड़े अपॉर्चुनिटीज में से एक सामने आने वाला था। एंशिएंट इमॉर्टल वेनेरेबल का सीक्रेट रियलम खुलने वाला था। जैसे ही ये खबर फैली, सेक्ट एल्डर्स पहले एक्साइटमेंट से भर गए, लेकिन थोड़ी ही देर बाद सबके चेहरे फिर निराशा से भर गए। चीनियन सेक्ट बहुत कमजोर था। वो जोंगजो की सेक्रेड लैंड्स और एंशिएंट क्लैंस के खिलाफ कैसे कम्पीट कर सकता था? वो फैक्शंस इमॉर्टल्स बनने के मौके के लिए लड़ रहे थे, जबकि अगर चीनियन सेक्ट अंदर गया भी तो शायद उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता। तभी अचानक चू तियनको ने उंगलियां चटकाईं और उसकी आंखें चमक उठीं। एंसेस्टर मास्टर यहाँ हैं। उसकी वो एक लाइन सुनते ही सब जैसे अचानक जाग गए। सही बात ही, मैं यहाँ मौजूद था। कौन होली सन्स, कौन होली मेडन्स, कौन पियरलेस जीनियस, कौन सुप्रीम प्रोडिजीज। मेरे सामने क्या उनका भी वही हाल नहीं होता जो आसमान में उन बोन शिप्स का हुआ था? इसी वजह से चू तियनको ने तुरंत इंसेंस जलाया, स्नान किया, प्रॉपर रोब्स पहनी और सम्मान पूर्वक चेनी पी के बाहर आठ खड़ा हो गया। 3 स्टोन बैरियर्स के सामने खड़े होकर वो गहराई से झुका और जोर से बोला, यह डिसाइपल चू तियनको ग्रैंड एंसेस्टर मास्टर को एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता है। वो काफी देर तक आवाज लगाता रहा, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। आखिर खुद को रोक न पाने के बाद उसने सीधे अपना उद्देश्य बता दिया। एंसेस्टर मास्टर, एंशिएंट इमॉर्टल वेनेरेबल का सीक्रेट रियलम खुलने वाला है। हमारे चीनियन सेक्ट का भविष्य इसी अवसर पर निर्भर करता है। कृपया बाहर आइए। उसकी आवाज और भी पैशनेट हो गई। एंसेस्टर मास्टर, कृपया हमें लीड कीजिए। उन सभी जीनियसेस को हराइए और इमॉर्टल्स बनने का अवसर हासिल कीजिए। इस बार आखिर दरवाजा खुला। मैं जम्हाई लेते हुए बाहर निकला और कैजुअली उसकी तरफ देखा। मेरा जवाब सीधा था, मैं नहीं जा रहा। चू तियनको तुरंत घबरा गया। एंसेस्टर मास्टर, वो इमॉर्टल वेनेरेबल की इनहेरिटेंस है। मैंने आलस से कान खुजाया और कहा, क्या उसे खाया जा सकता है? फिर मैंने अपने फील्ड्स की तरफ देखा। मेरी स्पिरिट राइस पकने वाली है, मैं नहीं जा सकता। अब तक चू तियनको लगभग बेचैनी से जलने लगा था। उसने डे टाइम एस्केंशन, इटर्नल लाइफ, हेवन एंड अर्थ के बराबर अस्तित्व, पियरलेस इनहेरिटेंसेस, सुप्रीम मैजिकल ट्रेजर्स और लॉस्ट डिवाइन टेक्निक्स तक की बातें शुरू कर दी। उसने हर वो फायदा गिनाया जो उसके दिमाग में आ सकता था, लेकिन पूरी बातचीत के दौरान मैंने सिर्फ एक ही जवाब दिया, इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं मुड़कर वापस घर के अंदर जाने ही वाला था कि तभी अचानक चू तियनको को कुछ याद आया। उसने अचानक जोर से एक शब्द चिल्लाया, फर्टिलाइजर। ग्रैंड मास्टर। दरवाजे पर रखा मेरा हाथ उसी पल रुक गया। मैंने धीरे धीरे अपना सिर पीछे घुमाया। उम्मीद की चमक देकर चू तियनको ने जल्दी से अपना आखिरी ट्रम्प कार्ड सामने रख दिया। मैंने एंशिएंट रिकॉर्ड्स की जांच की है। उस सीक्रेट रेल्म के बिल्कुल सेंटर में 10,000 ईयर जीरन स्पिरिट सॉइल का एक हिस्सा मौजूद है। वो दुनिया की शुरुआत के समय पैदा हुई ओरिजिनल अर्थ की एक स्ट्रैंड से बना था और उसमें एंडलेस वाइटैलिटी भरी हुई है। वो पूरी दुनिया की हाईएस्ट ग्रेड डिवाइन सॉइल है, अल्टीमेट फर्टिलाइजर। उसकी बात खत्म होते ही उसकी आंखों के सामने कुछ चमका। अगले ही सेकंड मैं उसकी कॉलर पकड़कर उसे हवा में लटकाए खड़ा था। मेरी आंखें चमक रही थीं और मेरी सांसें तक थोड़ी गर्म हो चुकी थीं। मैंने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए धीरे धीरे पूछा, 10,000 ईयर फर्टिलाइजर पक्का? मेरी पकड़ चू तियनको की कॉलर पर इतनी ज्यादा कस चुकी थी कि उसका दम लगभग घुटने लगा था और उसकी आंखें तक उलटने लगी थीं, लेकिन फिर भी उसने पूरी ताकत से सिर हिलाया। हाँ बिल्कुल, 10,000 जिन तो छोड़िए, उससे शायद 1,00,000 जिन तक की स्पिरिट राइस भी उगाई जा सकती है। ये सुनते ही मैंने तुरंत उसे छोड़ दिया और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद मैं तुरंत मुड़ा और तेजी से घर के अंदर चला गया। यहीं रुको।
अंदर काफी देर तक चीजें उलट पलट करने की आवाज आती रही। कुछ देर बाद मैं आखिर बाहर निकला और इस बार मेरे कंधों पर 3 विशाल स्नेक स्किन सैक्स लटके हुए थे। उन सैक्स पर 3 साधारण शब्द लिखे थे, प्रॉस्पेरस एनी ब्रांड। दूसरे हाथ में मैंने एक हो पकड़ी हुई थी जिसे इतना ज्यादा पॉलिश किया गया था कि वो लगभग किसी ट्रेजर आर्टिफैक्ट की तरह चमक रही थी। मैंने जमीन पर बैठकर सांस संभाल रहे चूतियनको की तरफ देखा और छोटा सा जवाब दिया, बहुत बातें हो गई, चलो। 1 घंटे बाद चीनियन सेक्ट के गेट्स के सामने ट्रांसपोर्टेशन अरे एक्टिवेट हो चुका था। वहां सिर्फ 3 लोग जाने वाले थे। सेक्ट मास्टर चू तियन को गंभीर एक्सप्रेशन के साथ खड़ा था, जबकि उसके बगल में मौजूद चू चानियाओ के चेहरे पर अब वो घमंडी एटीट्यूड बिल्कुल नहीं बचा था, जिससे वो पहले सबको खुद से नीचे समझता था। जिस दिन उसे सिर्फ सनफ्लावर सीड से क्लिफ वॉल पर ठोक दिया गया था और उसने अपनी आंखों से मुझे बोन शिप्स तोड़ते और नेसेंट सोल डोमेन को चलते देखा था, उसी दिन से उसकी नजरों में मेरे लिए हॉस्टिलिटी की जगह पागलपन जैसी वर्शिप आ चुकी थी। और जहां तक मेरी बात थी, मैं ग्रुप के सबसे आगे खड़ा था, एक जायंट सैक कंधे पर लटकाए हुए और बाकी 2 सैक्स अपनी कमर से बांधे हुए। मेरे हाथ में वही चमकती हो थी, जबकि पैरों में अब भी वही टूटे हुए स्ट्रॉ सैंडल्स पड़े थे। मुझे देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था जैसे मैं इमॉर्टल डेस्टिनी के लिए कंपटीशन में जा रहा हूँ। मैं ज्यादा किसी ऐसे किसान जैसा लग रहा था जो फर्टिलाइजर खरीदने मार्केट जा रहा हो। और ऊपर से मैं इम्पेशेंट भी होने लगा था। जल्दी करो, तुम लोग इतने स्लो क्यों आने हो? अगर हम देर से पहुंचे और सारा फर्टिलाइजर पहले ही कोई ले गया तो? अचानक रोशनी की चमक फूटी और हम तीनों ट्रांसपोर्टेशन अरे के अंदर गायब हो गए। अगले ही पल हम जोंगो फॉलन इमॉर्टल वैली में पहुंच चुके थे। आसपास की स्पेस हल्की डिस्टॉर्ट हुई, जबकि स्पिरिचुअल लाइट हर तरफ फैल गई। और वहां पहुंचते ही मुझे हेवन एंड अर्थ एनर्जी की इतनी घनी मौजूदगी महसूस हुई कि वो लगभग मेरे अस्तित्व के बिल्कुल उलट थी। पूरी वैली ग्रैंड इमॉर्टल ऑरा से भरी हुई थी। हर तरफ फ्रेशेस्ट ट्रेजर्स चमक रहे थे और ऑस्पिशियस लाइट पूरे इलाके को रोशन कर रही थी। ऊपर आसमान में सेक्रेड लैंड्स के होली सन्स 9 सिर वाले ड्रैगन्स द्वारा खींचे जा रहे गोल्डन चैरियट्स पर बैठे हुए थे, जबकि कुछ लोग 7 कलर्ड फ्लाइंग सोर्ड्स के ऊपर खड़े थे। इमॉर्टल सेक्स की होली मेडन्स बर्फ जैसी सफेद रोब्स पहने हवा में व्हाइट जे टावर्स पर सवार घूम रही थीं। एंशिएंट क्लैंस के एयर्स अजीब डिवाइन बीस्ट्स से घिरे हुए खड़े थे। उन सबके शरीरों के आसपास होली लाइट चमक रही थी और सिर्फ उनकी मौजूदगी ही बाकी लोगों को छोटा महसूस कराने के लिए काफी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो जन्म से ही दुनिया के सेंटर में खड़े होने के लिए पैदा हुए हों। धीरे धीरे उनकी नजरें हमारी तरफ मुड़ने लगीं। पहले उन्होंने बस कैजुअली चू तियन को और छू चानियाओ को देखा, जैसे वो कोई खास मायने ही नहीं रखे। लेकिन फिर उनकी नजर मुझ पर आकर टिक गई। एक ऐसा आदमी जो अपने पीछे जायंट स्नेक स्किन सैक्स घसीट रहा था, हाथ में हो पकड़े था, पैरों में टूटे स्ट्रॉ सैंडल्स पहने हुए था और ऐसे घूम रहा था जैसे कोई बूढ़ा किसान जिंदगी में पहली बार शहर आया हो। अगले ही पल पूरा फॉलन इमॉर्टल वैली मॉकिंग लुक्स, रिडिक्यूल और अविश्वास से भर गया और उन सबकी नजरें सीधे मुझ पर टिक चुकी थीं। थोड़ी देर की खामोशी के बाद पूरा फॉलन इमॉर्टल वैली अचानक जोरदार हंसी से गूंज उठा। सबसे पहले शेनो सेक्रेड लैंड का होली सन लॉन्ग एशियन 9 काले ड्रैगन्स द्वारा खींचे जा रहे गोल्डन चैरियट पर सवार होकर आया। उसके बाद याओची की होली मेडन सफेद जेड टावर पर बैठी हुई पहुंची। फिर शूसन सोर्ड सेक्ट का चीफ डिसाइपल आया, जो एक एंशिएंट सोर्ड के ऊपर खड़ा था, जिसकी सोर्ड एनर्जी सीधे हेवंस तक जा रही थी। हर होली सन और होली मेडन के चारों तरफ डैजलिंग डिवाइन लाइट चमक रही थी। उनकी एंट्रीज इतनी ग्रैंड थीं कि हर नया आने वाला पिछले से ज्यादा इम्पोजिंग लग रहा था। लेकिन जब बात मेरी आई, स्नेक स्किन सैक्स घसीटे हुए, हाथ में हो पकड़े टेलीपोर्टेशन प्लेटफॉर्म पर टूटे हुए स्ट्रॉ सैंडल्स पहनकर खड़े एक आदमी की, तो सबकी नजर एक साथ मुझ पर टिक गई। इसमें किसी की गलती भी नहीं थी। मैं सच में किसी ऐसे बूढ़े गांव वाले किसान जैसा लग रहा था जो शहर में सब्जी खरीदने आया हो। अगले ही पल हर दिशा से मॉकिंग लाफ्टर और रिडिक्यूल की आवाजें हम तीनों पर टूट पड़ीं। क्या चीनियन सेक्ट में और कोई बचा नहीं? ये किसी गांव के किसान को यहाँ क्यों ले आए? उन सैक्स का क्या करेगा? स्पिरिट स्टोन्स भरने का प्लान है क्या? हा 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 हा, शायद ये सच में यहाँ खेती करने आया है। ह्यूमिलिएशन से चू तियन को का चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसने कोई कदम नहीं उठाया। हालांकि चू चानियाओ अब और बर्दाश्त नहीं कर पाया और तुरंत अपनी सोड खींच ली। अर्ली नेसेंट सोल कल्टीवेटर की सोड ऑरा सीधे आसमान में उठी और उसने अपनी सोड सबसे जोर से हंसने वालों की तरफ तान दी। कैओस शुरू होने ही वाला था कि मैंने कैजुअली हाथ बढ़ाकर उसके शोल्डर को हल्के से पकड़ लिया। इनसे बहस करके क्या मिलेगा? मैंने कंधे पर रखा सैक ठीक करते हुए जम्हाई ली, फिर बेहद गंभीर आवाज में बोला, जैसे मैं कोई बहुत जरूरी बात कर रहा हूं। अपनी ताकत बचाकर रखो, अंदर जाकर काफी सॉइल खोदनी पड़ेगी। चू चानियाओ एक पल के लिए जम गया, फिर चुपचाप स्वॉर्ड वापस शीथ में डालकर मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। लेकिन लॉन गोशन की नजरों में उस सीन का मतलब बिल्कुल अलग था। उसे साफ लगा कि मैं सिर्फ ट्रबल से बचने वाला कावर्ड हूँ। मैंने अपनी सेक्ट के इकलौते लड़ने वाले इंसान को रोक दिया था और खुद पीछे हटना चुन लिया था। कावर्ड, उसने ठंडी आवाज में तिरस्कार से कहा। उसकी आंखें कंटेम्प्ट से भरी हुई थीं। लेकिन अगले ही पल उसने चुपचाप अपना प्रेशर छोड़ दिया। वो पीक गोल्डन कोर स्टेज की शक्ति थी, लेकिन उसी रेल्म के आम कल्टीवेटर से कहीं ज्यादा भयानक। वो इनविजिबल फोर्स किसी
किसी विशाल टाइडल वेव की तरह मेरी तरफ टूटी। वो चाहता था कि मैं सबके सामने घुटनों पर गिर जाऊं, लेकिन ह्यूमिलेशन तुरंत हुआ, बस मेरा नहीं। चू तियनको और चू चानियाओ दोनों का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई विशाल माउंटेन उन पर गिर पड़ा हो और खड़े रहने के लिए उन्हें अपनी पूरी स्पिरिचुअल पावर इस्तेमाल करनी पड़ रही थी। लेकिन मेरे लिए वो पूरी तरह मीनिंगलेस था। माउंटेन्स क्रश कर देने वाला वो प्रेशर मेरे शरीर पर गिरा, लेकिन मुझे घुटनों पर झुकाना तो दूर, मेरे पुराने पैचवर्क क्लॉथ्स तक हल्के से नहीं हिले। सच कहूं तो मुझे थोड़ा ठंडा सा महसूस हुआ। पहले मैंने कैजुअली अपना कान खुजलाया, फिर नीचे झुककर अपने स्ट्रॉ सैंडल्स की स्ट्रैप्स कसने लगा। यहाँ तक कि मैंने वैली के आसपास ऐसे नजर दौड़ाई जैसे देख रहा हूं कि खेती के लिए कौन सी जमीन सबसे अच्छी रहेगी। लॉन गोशन का एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। पहले उसने गहरी भौहें सिकोड़ लीं, फिर उसने प्रेशर और बढ़ाया, यहाँ तक कि आसपास की स्पेस में वेव्स बनने लगीं। लेकिन मैं अब भी पूरी तरह अनइंटरेस्टेड दिख रहा था। इसी वजह से उसने तुरंत अपने दिमाग में दूसरी एक्सप्लेनेशन बना ली। तुम्हारे पास जरूर कोई बॉडी प्रोटेक्टिंग ट्रेजर है, कोई रेयर हेवनली आर्टिफैक्ट जो तुम्हारी असली ताकत छिपा रहा है। अगले ही पल उसकी आंखों में ग्रीड भर गई। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, मेरे जैसे किसान के पास ऐसा ट्रेजर होने का कोई हक नहीं। मुझे मारकर आर्टिफैक्ट छीन लेना चाहिए। लेकिन उसके मन में ये विचार पूरी तरह बन भी नहीं पाया था कि तभी फॉलन इमॉर्टल वैली के सेंटर से दुनिया हिला देने वाला एक्सप्लोजन गूंज उठा। बूम! स्पेस में अचानक बिना वार्निंग के एक विशाल क्रैक खुल गया। उसके अंदर से एंडलेस डिवाइन लाइट फूट निकली और उसके साथ इतनी घनी एंशिएंट स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकली कि सांस लेना तक मुश्किल लगने लगा। सीक्रेट रेल्म खुल चुका था और उसी पल हर कोई पूरी तरह पागल हो गया। होली सन्स, होली मेडन्स, एंशिएंट क्लैंस के एयर्स, सब फ्रेश मीट देख चुके भेड़ियों की तरह टूट पड़े। हर किसी ने अपनी यूनिक पावर्स एक्टिवेट की और स्पेशल क्रैक की तरफ दौड़ पड़ा, क्योंकि सबको डर था कि अगर वो एक कदम भी पीछे रह गए तो इमॉर्टल वेनरेबल की इनहेरिटेंस किसी और के हाथ लग जाएगी। लेकिन मुझे बिल्कुल भी जल्दी नहीं थी। पहले मैंने ध्यान से चेक किया कि तीनों सैक्स में कहीं छेद तो नहीं है। फिर मैंने अपनी होई उठाकर जमीन पर हल्का टैप किया, जैसे हाथ में उसका बैलेंस चेक कर रहा हूं, और संतुष्ट होकर सिर हिला दिया। अपना सारा इक्विपमेंट उठाकर मैं धीरे धीरे स्पेशल क्रैक की तरफ चल पड़ा। लेकिन जैसे ही मेरा एक पैर अंदर गया, रोर! अचानक क्रैक की गहराई से ऐसी टेरिफाइंग ड्रैगन रोअर गूंजी जो सीधे आत्मा को कुचल सकती थी। अगले ही पल जो जीनियस सबसे पहले अंदर घुसे थे वो सब मक्खियों की तरह उड़कर पीछे फेंक दिए गए। एक एक करके वो जोर से जमीन पर जा गिरे। ये देखकर मैंने चुपचाप अपना पैर वापस बाहर खींच लिया। पहले मैं नीचे झुका और अपने सैक्स पर लगी धूल साफ की, फिर आखिर सिर उठाकर देखा कि हुआ क्या है। क्रैक के किनारे अंधेरे के अंदर से धीरे धीरे एक विशाल ड्रैगन हेड बाहर निकला। वो सैकड़ों फीट लंबा एक एंशिएंट ब्लैक ड्रैगन था। उसकी स्केल्स रात से भी ज्यादा काली थीं और उसके शरीर से निकलती टेरिफाइंग पावर ने पूरे आसमान को ढक लिया था। उस ब्लैक ड्रैगन की शक्ति साफ तौर पर नेसेंट सोल रेल्म से आगे निकलकर स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म में प्रवेश कर चुकी थी। कुछ ही पल पहले तक घमंड से भरे घूम रहे सारे जीनियसेस के चेहरे उसी समय सफेद पड़ गए। लेकिन इमॉर्टल वेनरेबल की इनहेरिटेंस का लालच इतना बड़ा था कि कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। लॉन गोशन ने दांत भींचे और सबसे पहले आगे बढ़ा। ये सीक्रेट रियलम की पहली ट्रायल है, सब मिलकर इसे तोड़ो। वो जोर से चिल्लाया और अगले ही पल उसने अपनी डिवाइन लाइटनिंग ड्रैगन कंट्रोल आर्ट एक्टिवेट कर दी। 9 ड्रैगन शेप्ड शैडोज पर्पल गोल्ड लाइट के पिलर्स में बदल गईं और पूरी ताकत से ब्लैक ड्रैगन की तरफ जा टकराईं। उसके तुरंत बाद याओची की होली लाइट, शुशन स्वॉर्ड आर्ट्स और काउंटलेस डिवाइन एबिलिटीज एक साथ फूट पड़ी। अगले ही पल पूरा आसमान ट्रेजर्स की रोशनी से चमक उठा, जबकि नेचुरल लॉज आपस में इंटरट्वाइन होने लगे। पूरा दृश्य ऐसा लग रहा था जैसे खुद आसमान टूटने वाला हो। लेकिन नतीजा बेहद शर्मनाक निकला। लगातार मेटेलिक क्लैंग्स की आवाजों के बाद माउंटेन्स फ्लैटन कर देने और सीज उलट देने वाली वो डिवाइन एबिलिटीज ब्लैक ड्रैगन की स्केल्स पर सिर्फ छोटी स्पार्क्स ही पैदा कर पाईं। वो उसकी डिफेंस तक नहीं तोड़ सकीं। उसकी स्केल्स पर एक स्क्रैच तक नहीं आया। वो इमॉर्टल आर्ट्स कम और खुजली मिटाने की कोशिश ज्यादा लग रही थी। ब्लैक ड्रैगन खुद भी अब इरिटेट होने लगा था। उसने धीरे धीरे अपना विशाल मुंह खोला। भागो, पीछे हटो। लॉन गोशन ने बस इतना ही चिल्लाया था कि पिच ब्लैक ड्रैगन ब्रेथ पूरे बैटलफील्ड पर स्वीपिंग करती हुई निकल गई। वहां कोई एक्सप्लोजन नहीं हुआ, कोई ड्रामेटिक क्लैश नहीं हुआ, सिर्फ कंप्लीट अनाइलेशन हुई। सेक्रेड लैंड्स के 3 डिसाइपल्स जो समय पर डॉज नहीं कर पाए, अपने ट्रेजर्स सहित उसी पल राख बन गए। इस बार सब सच में डर चुके थे। वो पागलों की तरह पीछे हटने लगे और अब कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन उसी डेफनिंग साइलेंस और डिस्पेयर के बीच मैं शांति से अपनी हो उठाए भीड़ के बीच से चलता हुआ सबसे आगे पहुंच गया, क्योंकि मैं ब्लैक ड्रैगन को देख ही नहीं रहा था। मेरी नजर तो उसके पीछे मौजूद जमीन पर टिक चुकी थी। एंशिएंट फॉर्मेशन के सेंटर में लगभग 10 म्यू चौड़ी 5 कलर्ड स्पिरिचुअल सॉइल हल्की रोशनी छोड़ रही थी। उससे निकलती लाइफ ऑरा इतनी घनी थी कि वो लगभग हवा में ओवरफ्लो हो रही थी। 10,000 ईयर्स ईरान स्पिरिट अर्थ। मेरी आंखें उसी पल चमक उठीं।
मैंने अपने और फर्टिलाइजर के बीच खड़े उस विशाल ब्लैक ड्रैगन को देखा और मेरी भौहें और ज्यादा सिकुड़ गईं। आखिर मैं खुद को रोक नहीं पाया और सीधे उसकी तरफ देखकर चिल्लाया, तू बहुत बड़ा है, मेरी डिगिंग ब्लॉक कर रहा है, साइड हट। पूरा इलाका तुरंत शांत हो गया। लॉन्ग ओशन तो लगभग हंस ही पड़ा। उसकी नजरों में मैं सच में स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के डिमोनिक बीस्ट से बात करके उसे मनाने की कोशिश कर रहा कोई गनवार किसान था। लेकिन अगले ही पल ब्लैक ड्रैगन पूरी तरह फ्यूरियस हो गया। उसकी टेल इतनी ताकत से मेरी तरफ नीचे आई कि उससे पैदा हुई सोनिक एक्सप्लोजन ने आसपास की स्पेस तक डिस्टॉर्ट कर दी। ये हमला इतना खतरनाक था कि गोल्डन कोर या नासेंट सोल कल्टीवेटर्स तो दूर, खुद स्पेस तक उसके प्रेशर से मुड़ रही थी। चूतियनको का दिल ठंडा पड़ गया और उसने लगभग निराशा में आंखें बंद कर लीं। लेकिन मैंने डॉज करने की कोशिश तक नहीं की। टेल मेरे सिर पर गिरने ही वाली थी कि मैंने आलस से अपना दायां हाथ उठाया और उसे पकड़ लिया। बूम! वो टेल जो नासेंट सोल कल्टीवेटर की सोल तक क्रश कर सकती थी, अचानक मेरी हथेली में रुक गई। उसके पीछे की सारी काइनेटिक फोर्स मेरे हाथ को छूते ही ऐसे गायब हो गई जैसे कोई बबल फूटकर खत्म हो जाए। ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आसपास खड़े सब लोग मुंह खोले बस मुझे घूरते रह गए। उसने उसने उसे एक हाथ से पकड़ लिया, यहाँ तक कि ब्लैक ड्रैगन खुद भी डिसबिलीफ में फ्रीज हो गया। अगले ही पल वो पूरी तरह बेकाबू होकर अपनी टेल छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरी पकड़ उसे किसी एंशियंट डिवाइन माउंटेन की तरह जकड़े हुए थी। वो चाहे जितनी ताकत लगा ले, हल्का सा भी नहीं हिल पा रहा था। उसकी ये रेजिस्टेंस मुझे इरिटेट करने लगी, इसलिए मैंने अपनी बांह कसी और अचानक अपनी कमर मोड़ी। उठ! सिर्फ एक मोशन में मैंने 100 जांग लंबे उस स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म ब्लैक ड्रैगन को सीधे जमीन से उखाड़ लिया। उसकी टेल पकड़कर मैं उस विशाल ड्रैगन को हवा में ऐसे घुमाने लगा जैसे कोई जाइगैंटिक ब्लैक विंडमिल पूरे आसमान में रोरिंग कर रही हो। लॉन्ग एशियन का वही फॉलोअर जो पहले मुझ पर हंस रहा था, उसके पैरों से उसी पल ताकत निकल गई और वो सीधे जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन मैं अब भी नहीं रुका था। मैंने देखा कि 10,000 ईयर जीरान स्पिरिट अर्थ के ऊपर एंशिएंट फॉर्मेशन प्रोटेक्शन बना रही है और मैंने एक पल भी हेजिटेट नहीं किया। मैंने सीधे ब्लैक ड्रैगन को उठाकर उसी फॉर्मेशन पर दे मारा। बूम! पहला प्रहार। फॉर्मेशन वायलेंटली फ्लैश हुई जबकि ब्लैक ड्रैगन दर्द से चीख उठा। बूम! दूसरा प्रहार। पूरी फॉर्मेशन में क्रैक्स फैल गए जबकि ड्रैगन की स्केल्स टूटने लगीं। बूम! तीसरा प्रहार। एंशिएंट फॉर्मेशन उसी पल एक्सप्लोड हो गई और बेचारा ब्लैक ड्रैगन आखिर इतनी बुरी तरह पटकने के बाद अपनी आखिरी सांस भी खो बैठा। मैंने उसकी कॉर्प्स को कैजुअली ऐसे फेंक दिया जैसे कोई मरा हुआ सांप डिच में फेंकता है। फिर मैंने अपनी हो जमीन पर डाली। अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा था। मैंने तुरंत अपना हार्वेस्ट ब्रांडेड सैक खोला, उसके अंदर से छोटा शवल निकाला, नीचे स्क्वाट किया और पूरी तेजी से स्पिरिट सॉइल भरना शुरू कर दिया जैसे कल नाम की कोई चीज ही नहीं हो। मेरे स्पिरिट सॉइल शवेल करने की क्रिस्प आवाज पूरे फॉलन इमॉर्टल वैली में गूंज रही थी और बाकी बचे सारे जीनियस कभी किनारे पड़े बेहोश ब्लैक ड्रैगन को देखते तो कभी मुझे खुशी खुशी अपने सैक्स में मिट्टी भरते देखते। उनकी सोच पूरी तरह काम करना बंद कर चुकी थी। लॉन्ग एशियन का चेहरा मौत जैसा सफेद पड़ चुका था जबकि उसका पूरा शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। अभी कुछ देर पहले तक वो मुझे किसी बेकार गांव वाले किसान से ज्यादा कुछ नहीं समझ रहा था, लेकिन अब जाकर उसे सच्चाई समझ आई थी। उसके सामने कोई इंसान नहीं, एक मॉन्स्टर खड़ा था। लेकिन मेरी खुशी से चल रही डिगिंग के बीच अचानक पूरा सीक्रेट रेल्म फिर से बदलने लगा। रंबल! जमीन हिंसक तरीके से टूटने लगी। मेरे पैरों के नीचे मौजूद 10,000 ईयर जिरान स्पिरिट अर्थ पूरे फॉलन इमॉर्टल वैली के साथ कांपने लगी। फिर अचानक जमीन की गहराई से एक अंधेरी और बॉटमलेस एब्बीस फटकर खुल गई। आसमान में ब्लड रेड लाइटनिंग फैल गई जबकि धरती के नीचे से ऐसी ऑरा फूटी जो ब्लैक ड्रैगन से 100 गुना ज्यादा टेरिफाइंग और 1000 गुना ज्यादा एंशिएंट थी। अगले ही पल एक ठंडी और घमंडी हंसी सीधे सबकी आत्माओं के अंदर गूंज उठी। 10,000 साल, पूरे 10,000 साल। आखिर इस लॉर्ड ने फिर से रोशनी देख ही ली। उसकी आवाज लगातार गूंजती रही जबकि पूरी दुनिया कांप रही थी। कौन सी इमॉर्टल वेनरेबल इनहेरिटेंस? ये पूरा सीक्रेट रेल्म तो सिर्फ तुम सबको यहाँ लाने के लिए रखा गया बेट था। इस युग का फ्रेश ब्लड एंड फ्लैश। सबके दिल उसी पल डूब गए। ये ट्रैप था। शुरू से अंत तक पूरा सीक्रेट रेल्म सिर्फ एक विशाल डिसेप्शन निकला। कुछ ही पलों बाद अबिस के अंदर से 10,000 जांग से भी ऊंचा हॉरिफाइंग शैडो धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ उसकी 2 आंखें दिख रही थीं जो एंडलेस ब्लैक होल्स की तरह अपने आसपास की हर चीज को निगल रही थीं। सिर्फ उसकी एक नजर ही चूतियन को जैसे नेसेंट सोल कल्टीवेटर की सोल तक तोड़ देने के लिए काफी थी। एंशिएंट क्लैन के एक एयर ने उसे तुरंत पहचान लिया और डर के मारे घुटनों पर गिर पड़ा। हेवंस वॉलोइंग ईविल इमॉर्टल। ये हेवंस वॉलोइंग ईविल इमॉर्टल की रेमनेंट सोल है जिसे पहले इमॉर्टल वेनरेबल ने यहाँ सील किया था। तोंतियन नाम का वो डिमोनिक इमॉर्टल सबके डर का मजा लेता हुआ मुस्कुराया। पहले उसने कैजुअली हाथ उठाया और सीक्रेट डायमेंशन के एग्जिट पोर्टल को आसानी से मिटा दिया। उसके बाद सबने घबराकर अपने टेलीपोर्टेशन स्टोन्स क्रश किए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एग्जिट पूरी तरह सील हो चुका था। उस पल तक घमंड से भरे घूम रहे सारे होली सन्स और होली मेडन्स आखिर टूट गए। सबसे पहले लॉन्ग एशियन घुटनों पर गिरा। डर से उसका पूरा शरीर कमजोर पड़ चुका था और वो बार बार सिर जमीन पर मारते हुए चिल्ला रहा था, ग्रेट डेमोनिक इमॉर्टल, मैं शेनो सेक्रेड लैंड का होली सन हूँ। मेरा ब्लड आपके काम जरूर आएगा। कृपया
कृपया मेरी जान बख्श दीजिए। याओची की होली मेडन भी डर से पूरी तरह सफेद पड़ चुकी थी, रोते चिल्लाते हुए कह रही थी कि वो स्लेव बनने के लिए तैयार है। बाकी सबका हाल भी अलग नहीं था, हर कोई डर से कांप रहा था और अपनी सारी शर्मनाक साइड बाहर निकाल चुका था, पूरी तरह कल्टीवेटर जिसकी डिग्निटी को मिटाते हुए। टोनतियान संतुष्टि से मुस्कुराया, फिर उसने अचानक गहरी सांस ली। बाहर घुटनों पर पड़े कई गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स प्रतिक्रिया देने से पहले ही सूख गए। उनका फ्लैश, कल्टीवेशन और सोल सब खिंचकर लाल रोशनी की स्ट्रीम्स में बदल गए और सीधे डिमोनिक इमॉर्टल के मुंह में चले गए। जमीन पर सिर्फ सूखी हुई कॉप्सेस बचीं। उस समय तक सारी उम्मीद पूरी तरह खत्म हो चुकी थी और उस डिस्पेयर, क्राइंग और स्क्रीमिंग से भरी जगह में सिर्फ मैं अलग था। मुझे उसकी किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इस समय मेरी सबसे बड़ी समस्या थी हवा। एबिस से निकल रही ईविल विंड बहुत ज्यादा तेज थी, इतनी कि मेरी आंखें तक ठीक से नहीं खुल पा रही थीं। और सबसे जरूरी बात, वो बार बार मेरे फर्टिलाइजर सैक को उड़ाने की कोशिश कर रही थी। इसलिए मैंने सबसे पहले उस सैक को कसकर पकड़ लिया जो पहले से आधा स्पिरिट सॉइल से भर चुका था। फिर हवा से लड़ते हुए उसे मजबूती से बांधा और ऊपर से एक बड़ा डर्ट चंक रख दिया ताकि वो उड़ न जाए। मैं सच में परेशान था कि कहीं फर्टिलाइजर का एक ग्रेन तक हवा में न उड़ जाए। नेचुरली डिमोनिक इमॉर्टल ने यह सब देखा, जबकि बाकी सब लोग घुटनों पर थे या उनकी लाइफ फोर्स खींची जा रही थी। मैं, एक ऐसा मॉर्टल जिसके शरीर में स्पिरिचुअल पावर का जरा सा भी निशान नहीं था, वहां बैठा मिट्टी की बोरी बचा रहा था। टोनतियन उसी पल इरिटेट हो गया। एक मामूली मर्टल मेरे सामने डिसरिस्पेक्ट दिखाने की हिम्मत करता है? उसकी बात खत्म होते ही उसने हैंडसील बनाया और सीधे ऐसी फोर्बिडन टेक्निक इस्तेमाल कर दी जो इस दुनिया के लॉज से भी ऊपर थी, द ग्रेट आर्ट ऑफ कर्म सीजर। अगले ही पल हर दिशा से काउंटलेस इनविजिबल थ्रेड्स अचानक प्रकट हुए और तुरंत मेरी आर्म्स, लेग्स, नेक और फॉरहेड के बीचों बीच लिपट गए। वो थ्रेड्स खुद फेट के थे, जो मेरे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से जुड़े हुए थे। थ्योरी के हिसाब से जैसे ही वो थ्रेड्स टाइटन होते, मुझे टाइम के फ्लो से पूरी तरह इरेज हो जाना चाहिए था। चूतियन को और चूचानियाओं का दिल ठंडा पड़ गया ये देखकर, लेकिन लॉन्ग एसन के चेहरे पर अचानक ऐसी एक्सप्रेशन आई जैसे उसे आखिरी उम्मीद मिल गई हो। उसके चेहरे पर रोने से भी बदसूरत मुस्कान फैल गई। सीधा फेट पर हमला, इस बार ये जरूर मरेगा। लेकिन 1 सेकंड बीता, फिर 10 सेकंड, फिर पूरा 1 मिनट, और मैं अब भी वहीं वैसे का वैसा खड़ा था। सिर्फ इरेज होना तो दूर, मेरे कपड़ों पर एक नई रिंकल तक नहीं आई। डिमोनिक इमॉर्टल तोनतियन पूरी तरह फ्रीज हो गया। उसे साफ महसूस हो रहा था कि फेट थ्रेड्स पूरी ताकत से मुझ पर लिपटे हुए हैं और लॉ टेक्निक पूरी तरह एक्टिवेट है, लेकिन मैं बिल्कुल अनमूव्ड खड़ा था। उसके लिए यह ऐसा था जैसे कोई स्पाइडर सिल्क से पूरे यूनिवर्स को खींचने की कोशिश कर रहा हो। आखिर मुझे खुद लगा कुछ गड़बड़ है। मैंने नीचे देखा उन चिपचिपी चीजों की तरफ जो मेरे शरीर से लिपटकर हाथ पैर हिलाने में दिक्कत कर रही थीं, और मेरी भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। मेरी नजरों में वो कोई ग्रैंड लॉ ऑफ डेस्टिनी नहीं था, वो बस ऐसा लग रहा था जैसे किसी शरारती बच्चे ने मुझे स्पाइडर वेब्स में लपेट दिया हो। और सबसे खराब बात, वो मेरे काम में बाधा डाल रहा था। फिर सबकी डरी हुई आंखों के सामने मैंने धीरे धीरे अपने रफ और कैलस्ड हैंड्स आगे बढ़ाए। वही बड़े हाथ जिनके नाखूनों के नीचे अब भी ताजा मिट्टी फंसी हुई थी, ऐसी चीज की तरफ जिसका कोई फॉर्म नहीं होना चाहिए था और जिसे कभी छुआ नहीं जा सकता था। फेट थ्रेड्स जिन्हें आमतौर पर सिर्फ सोल्स महसूस कर सकती थीं, मैंने उन्हें कैजुअली अपने बेयर हैंड से पकड़ लिया। यूनिवर्स लॉस से बने वो थ्रेड्स मेरी हथेलियों में मजबूती से जकड़ लिए गए। टोनतियन उसी पल डिसबिलीफ में चीख पड़ा, इम्पॉसिबल! फेथ थ्रेड्स खुद लॉज की मैनिफेस्टेशन है। एक ह्यूमन मर्टल बॉडी लॉज की रूट्स को कैसे छू सकती है? आखिर तुम हो क्या? लेकिन मैंने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। मैंने बस हाथों में पकड़े उन थ्रेड्स को कुछ बार खींचकर उनकी स्ट्रेंथ चेक की, फिर इरिटेशन भरे चेहरे के साथ उसकी तरफ देखा। ओए, ये टूटी फूटी स्ट्रिंग्स किस लिए हैं? मेरे ऊपर क्यों लपेट रखी हैं? क्या मुझे स्वेटर बुनने का प्लान है? पूरी दुनिया शांत हो गई। याओची की होली मेडन ने एक पल के लिए सांस लेना बंद कर दिया और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। लॉन्ग ओशन का दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो चुका था, जबकि उसके मुंह के कोने से धीरे धीरे लार बह रही थी और उसे खुद एहसास तक नहीं था। वो डेस्टिनी लॉज थे और मैं उन्हें नैटिंग स्ट्रिंग्स बोल रहा था, लेकिन साफ था कि अब मेरा पेशेंस खत्म हो चुका था। मैंने अचानक फेथ थ्रेड्स पर अपनी पकड़ कस दी और मेरी आर्म्स की मसल्स ऐसे उभर गईं जैसे एंशिएंट ड्रैगन्स नींद से जाग रहे हों। अगले ही पल मेरी बाहों से टेरिफाइंग स्ट्रेंथ फूट पड़ी। पूरा सीक्रेट रेल्म हिंसक तरीके से कांपने लगा। सिर्फ थ्रेड्स नहीं, पूरी दुनिया हिल रही थी। आसमान की ब्लड रेड लाइटनिंग अचानक गायब हो गई, जबकि जमीन एंडलेस क्रैक्स से भर गई। स्पेस खुद शैटर्ड ग्लास की तरह फ्रैक्चर्स से भरने लगी। लेकिन सबसे हॉरिफाइंग चीज थी तुंतियन का विशाल बॉडी। फेट थ्रेड्स के जरिए मैं उसे धीरे धीरे हेवन से जबरदस्ती नीचे खींच रहा था। मेरे पैरों के नीचे की जमीन गहराई तक धंस गई, जबकि मैंने अपनी आर्म्स पूरी लिमिट तक स्ट्रेच की और फिर धीमी आवाज में कहा, ब्रेक। अगले ही पल क्रैक! वो आवाज हवा में नहीं गूंजी, वो सीधे सबकी सोल्स के अंदर एक्सप्लोड हुई। फिर उसके बाद सैकड़ों, हजारों,
काउंटलेस स्नैपिंग साउंड्स लगातार गूंजने लगे। डेस्टिनी थ्रेड्स जो एग्जिस्टेंस और फेट को रिप्रेजेंट करते थे, उन्हें सबसे प्योर, वायलेंट और अनरीजनेबल तरीके से डिस्ट्रॉय किया जा रहा था। मैं उन्हें सिर्फ रॉ फोर्स से फाड़ रहा था। तोंतियन ऐसा लग रहा था जैसे एक साथ लाखों जायंट हैमर्स ने उसे दे मारा हो। उसके विशाल बॉडी पर तुरंत क्रैक्स फैल गए, जबकि उसके मुंह से ब्लड एसेंस फूट पड़ी और पहली बार उसकी आवाज में फियर और पैनिक दिखाई दिया। उसी पल लॉन्ग एशियन आखिर पूरी तरह टूट गया। वो अचानक घुटनों पर गिर पड़ा और बिना अपनी डिग्निटी की परवाह किए लगातार मेरी तरफ कोटो करने लगा। बाकी जीनियस ने यह देखा तो जैसे उन्हें सर्वाइवल की आखिरी उम्मीद मिल गई हो। एक एक करके सब मेरे सामने घुटनों पर गिर पड़े और डेस्परेटली मर्सी की भीख मांगने लगे। उस समय वो होली सन्स या होली मेडन्स नहीं रह गए थे। वो सिर्फ ऐसे मॉर्टल्स थे जिनका फेथ किसी मिरेकल से भी परे मौजूद चीज के सामने डर से टूट चुका था। लेकिन तब तक डेमोनिक इमॉर्टल पूरी तरह इंसेन हो चुका था। सबको मेरे सामने घुटनों पर झुकते देखकर उसके अंदर बची आखिरी सैनिटी भी ह्यूमिलिएशन और टेरर से फट गई। उसने पागलों की तरह चीखते हुए कहा, मॉन्स्टर, तुम एक मॉन्स्टर हो। अगर मैं नहीं बच सकता तो ये दुनिया, ये ब्लड सैक्रिफाइसेस और तुम भी मेरे साथ दफन हो जाओगे। उसकी बात खत्म होते ही उसने खुद को सीक्रेट रेल्म के आसमान में दे मारा। अपनी शैटर्ड सोल को हेवन एंड अर्थ के लिए सैक्रिफाइस बनाते हुए वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग एनाइलेशन फॉर्मेशन को जबरदस्ती एक्टिवेट कर दिया। पूरा सीक्रेट रेल्म उसी पल अपने अंत की तरफ कोलैप्स होने लगा। आसमान टूटे हुए ग्लास की तरह बिखर गया, जिसके पीछे ठंडी और लाइफलेस वॉइड दिखाई देने लगी, जबकि जमीन तेजी से अंदर की तरफ धंसने लगी। सीक्रेट रेल्म के सेंटर में काउंटलेस स्पेशल लॉज के फ्रैगमेंट्स से बना एक जाइगैंटिक ब्लैक ग्राइंडिंग व्हील धीरे धीरे प्रकट हुआ। हर बार जब वो घूमता, उसके आसपास एंडलेस स्पेशल क्रैक्स खुल जाती, जैसे किसी मॉन्स्ट्रस मीट ग्राइंडर की ब्लेड्स हों। माउंटेन्स, रिवर्स, फॉरेस्ट्स, प्लांट्स, जो भी उसके संपर्क में आता, वो उसी पल डिस्ट्रॉय हो जाता। चू तियनको और चू चानियाओ चारों तरफ से आती स्पेस स्लैशेस का डेस्परेटली सामना कर रहे थे। उनके चेहरे एग्जॉस्शन से पहले ही सफेद पड़ चुके थे। जहां तक मेरी बात थी, मैंने सबसे पहले नीचे अपने उस आधे भरे सैक की तरफ देखा जिसमें मैंने इतनी मेहनत से 10,000 ईयर लिविंग स्पिरिट सॉइल भरी थी। मेरे दिमाग में बस एक सिंपल थॉट था, पहले सैक ठीक से बांधूं, फिर इस पागल जगह से निकलूं। लेकिन किसे पता था कि जैसे ही मैं नीचे झुका, उसी पल एक वायलेंट स्पेशल स्टॉर्म मेरी साइड से रोरिंग करती हुई निकल जाएगी। मुझे तो उसका कोई असर नहीं हुआ, लेकिन मेरे पैरों के पास रखा हार्वेस्ट ब्रांड वाला सैक उसी पल उड़ गया। वो आधा भरा हुआ सैक और उसके अंदर मौजूद ग्लोइंग 5 कलर्ड स्पिरिट सॉइल हवा में किसी चमकते रेनबो की तरह उड़ी और सीधे पास मौजूद एक डीप ब्लैक स्पेशल क्रैक के अंदर समा गई। उसके तुरंत बाद वो क्रैक बंद भी हो गई। मेरी आधी स्पिरिट सॉइल चली गई, यहां तक कि सैक भी गायब हो गया। उस पल जैसे समय रुक गया। स्पेस कोलैप्स हो रही थी, जमीन टूट रही थी। ईविल इमॉर्टल पागलों की तरह हंस रहा था, जबकि चू चानियाओ निराशा में चिल्ला रहा था। लेकिन मेरी दुनिया में सिर्फ एक चीज बची थी, मेरा फर्टिलाइजर चला गया था। अगले ही पल मेरे शरीर के अंदर से ऐसी मर्डरस ऑरा जागी जो उस वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग ग्राइंडर से भी 10,000 गुना ज्यादा टेरिफाइंग थी। ब्लैक ग्राइंडिंग व्हील घूमना बंद कर गया। स्पेस खुद पूरी तरह फ्रीज हो गई। यहां तक कि ईविल इमॉर्टल की हंसी भी अचानक रुक गई, जैसे किसी ने उसका गला पकड़ लिया हो। वहां मौजूद हर इंसान ने अपनी सोल की गहराई से एक इनडिस्क्राइबेबल टेरर महसूस किया। मैंने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। मेरी आंखें जो पहले शांत और साफ थीं, अब ब्लड कलर्ड डार्कनेस से भरी एंडलेस अबिस बन चुकी थीं। मैंने आसमान में मौजूद ब्लैक ग्राइंडिंग व्हील और उसके पीछे कांप रहे ईविल इमॉर्टल की तरफ ठंडी नजरों से देखा। फिर एक सेंटेंस बोला, जिसके हर शब्द में टेरिफाइंग प्रेशर भरा हुआ था, मेरी सॉइल वापस करो। ये कहते ही मैंने धीरे धीरे अपनी राइट फिस्ट बंद की। मेरी बोन्स और मसल्स के ग्राइंड होने की आवाज ऐसी थी जैसे खुद यूनिवर्स जन्म ले रहा हो। उसके बाद मुझे लॉज, टेक्निक्स या फॉर्मेशंस की बिल्कुल परवाह नहीं रही। मैंने बस सबसे सिंपल काम किया, अपना पूरा गुस्सा एक ही पंच में भर दिया। बहुत हो गया तुम्हारा नॉनसेंस, ये लो। जिस पल वो पंच निकला, मेरी फिस्ट के सामने की दुनिया बिना किसी वजह के अचानक गायब हो गई। लाइट गायब हो गई, साउंड गायब हो गई, यहां तक कि स्पेस और टाइम तक डिसअपियर हो गए। मेरी फिस्ट के अंत में सिर्फ प्योर डार्कनेस का एक टाइनी होल बचा था, जैसे एब्सोल्यूट नथिंगनेस खुद एग्जिस्टेंस में उतर आई हो, सिर्फ अपने आसपास की हर चीज को डिनाई करने के लिए। और फिर स्पेशल लॉज के फ्रैगमेंट से बना वो वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग ग्राइंडर। जैसे ही मेरे पंच को छुआ, वहां कोई एक्सप्लोजन नहीं हुआ, कोई वायलेंट साउंड नहीं हुई, यहां तक कि रेजिस्टेंस तक नहीं हुई। वो बस चुपचाप किनारों से मिटना शुरू हो गया। फिर वो ब्लैक वॉइड सीधे ईविल इमॉर्टल तोनतियन को छू गई, उस अस्तित्व को जिसने पूरे 10,000 साल तक प्लॉटिंग और स्कीमिंग की थी।
वो एंशंट इविल इमॉर्टल जिसने पूरे तियनलान रेल्म के सबसे बड़े जीनियसेस को लगभग स्लॉटर कर दिया था, चीखने तक का मौका नहीं पा सका। उसके कारमा, मेमोरीज और एग्जिस्टेंस के हर निशान के साथ उसे पूरी तरह नथिंगनेस में क्रश कर दिया गया। वो एशेज में नहीं बदला, उसे सीधे इरेज कर दिया गया। लेकिन मेरा पंच अभी खत्म नहीं हुआ था। ग्राइंडर और इविल इमॉर्टल को मिटाने के बाद वो सीधा सीक्रेट रेल्म की बैरियर से जा टकराया। क्रैक! एक तेज आवाज गूंजी जिसने सबकी सोल्स तक हिला दी, और अगले ही पल पूरा ब्लड रेड स्काई टूटे हुए ग्लास की तरह बिखर गया। बिलियंस ऑफ ब्लैक क्रैक्स पूरे सीक्रेट रेल्म में फैल गईं। फिर अगले ही सेकंड वो पूरा मिनिएचर वर्ल्ड अंदर से सिर्फ मेरे एक पंच की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया। फ्रैगमेंटेड स्पेस हर दिशा में बिखर गई, जबकि सबके पैरों के नीचे की जमीन गायब हो गई। सारे सर्वाइवर्स एक साथ नीचे गिरे, और जब उन्होंने दोबारा आंखें खोलीं, तो वो सेंट्रल स्टेट के फॉलन इमॉर्टल वैली में फेंके गए पुराने सैक्स की तरह जमीन पर आकर गिरे। आसमान के ऊपर एक इनॉर्मस ब्लैक होल दिखाई दे रहा था, जैसे किसी ने हेवन का एक हिस्सा जबरदस्ती उखाड़कर हटा दिया हो। सिर्फ उसे देखना ही टेरिफाइंग था। लॉन्ग ओशन, याओची की होली मेडेन, चू तियान को सब जमीन पर फैले हुए कांप रहे थे। ब्लैक होल की तरफ नजर उठाने तक से उनके अंदर हॉरर भर जा रहा था। लेकिन उसी समय रबल के बीच से कपड़ों से धूल झाड़ने की आवाज आई। मैं गालियां बड़बड़ाते हुए ब्रोकन स्टोन्स के ढेर से खड़ा हुआ, और मेरे हाथ में अब भी हर्वेस्ट ब्रांड लिखा हुआ फटा हुआ आधा सैक था। सैक का ओपनिंग पूरी तरह फट चुका था और उसके अंदर कुछ नहीं बचा था। मैंने नीचे सिर झुकाकर उसे देखा, फिर आसपास के रूइंड सराउंडिंग्स की तरफ नजर डाली। जितना ज्यादा सोचता उतना ज्यादा गुस्सा आता। धत्त तेरे की, कैसा ट्रैश सीक्रेट रेल्म था वो। सॉइल बेकार थी, ऊपर से हवा भी पागलों जैसी तेज थी। आधे दिन की मेहनत पूरी वेस्ट हो गई। ये कहने के बाद मैंने कैजुअली उस फटे हुए सैक को फेंक दिया, अपनी हो उठाई जिसे मैंने शुरू से अंत तक छोड़ा तक नहीं था, और वापस मुड़कर चल पड़ा। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, जमीन पर पड़े सारे होली सन्स और होली मेडन्स ऐसे पैनिक में पीछे रेंगने लगे जैसे उन्होंने कोई गोस्ट देख लिया हो। मैं जितना एक कदम आगे बढ़ाता वो उतना पीछे हट जाते। आखिर पूरा फॉलन इमॉर्टल वैली मेरे लिए खुद ब खुद एक विशाल रास्ता खोलकर खड़ा हो गया। हर कोई अपनी कमर 90 डिग्रीज तक झुकाए सिर नीचे किए खड़ा था, इतनी खामोशी में कि कोई जोर से सांस लेने की हिम्मत तक नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मॉर्टल्स के बीच चल रहे किसी एंशंट गॉड को विदा किया जा रहा हो। चुतियन को और चू चोंग जाओ जल्दी से जमीन से उठे और मेरे पीछे पीछे चलने लगे। चलते चलते चू चोंग जाओ की आंखें और ज्यादा चमकने लगीं। पहले उसने मेरी पीठ की तरफ देखा जहां मैं अपनी हो घसीटते हुए चल रहा था। फिर उसने सिर उठाकर आसमान में मौजूद इनॉर्मस ब्लैक होल को देखा। ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग के अंदर थंडर एक्सप्लोड हुआ हो और उसे अचानक एनलाइटनमेंट मिल गई हो। कौन सा सोर्ड पाथ, कौन से लॉज, कौन सी डिवाइन एबिलिटीज, ये सब मीनिंगलेस हैं। एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ के सामने हर ट्रिक और टेक्निक सिर्फ इल्यूजन है। उसके होंठ बुरी तरह कांप रहे थे, जबकि एक्साइटमेंट से उसका पूरा शरीर हिल रहा था। वो लगातार खुद से बड़बड़ाता जा रहा था। अब समझ आया। दाओ gave birth to one, one gave birth to two, two gave birth to three, and three gave birth to all things. लेकिन all things का origin, क्या वो हमेशा से वही नहीं था? यही है, यही असली आंसर है। उसी दिन से उसने तय कर लिया कि वो अब सोर्ड्समैनशिप प्रैक्टिस नहीं करेगा। उसकी जगह वो आयन उठाएगा और अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी फिजिकल बॉडी मजबूत करने में लगाएगा। वहीं दूसरी तरफ मुझे उसकी किसी स्ट्रेंज रियलाइजेशन से कोई मतलब नहीं था। मेरे दिमाग में सिर्फ वही आधा सैक घूम रहा था जो उड़ गया था। जब तक मैं चीनियन सेक्ट के माउंटेन्स के पीछे मौजूद छोटे कोर्टयार्ड में वापस पहुंचा, तब तक आसमान अंधेरा हो चुका था। 10,000 ईयर स्पिरिट सॉइल का आधा सैक खो देने की वजह से मेरा मूड बेहद खराब था। लेकिन जब मैंने फटे हुए सैक को उलट पलट कर देखा, तो सबसे नीचे से 5 क्लर्ड स्पिरिट सॉइल की छोटी सी हैंडफुल अचानक बाहर गिर पड़ी। वो ज्यादा नहीं थी, लेकिन कुछ न होने से तो बेहतर थी। मेरी आंखें तुरंत चमक उठीं। मैंने जल्दी से उस प्रेशियस फर्टिलाइजर को उठाया और केयरफुली अपनी स्पिरिट राइस फील्ड में फैला दिया। जैसा मैंने सोचा था, वैसे ही कई स्पिरिट राइस स्टॉक्स तुरंत विजिबली हेल्थियर और वाइब्रेंट हो गए। उनकी लीव्स लाइफ से भरी हुई दिख रही थीं, और उनके आसपास की वाइटैलिटी ऑरा भी नोटिसेबली थिक हो गई। आखिरकार मेरे चेहरे पर पहली बार सैटिस्फाइड स्माइल आई। कम से कम ये ट्रिप पूरी तरह वेस्ट नहीं गई। लेकिन जैसे ही मैं संतुष्ट होकर अंदर जाकर खाना बनाने की सोचने लगा, बूम! अचानक आसमान में डेफनिंग थंडर फूटा। मैंने जैसे ही ऊपर देखा, मेरा एक्सप्रेशन तुरंत डार्क हो गया। जो नाइट स्काई अभी साफ था, वो अब समहाउ एक जाइगैंटिक 9 कलर्ड ट्रिब्यूलेशन क्लाउड से पूरी तरह ढक चुका था। क्लाउड्स के अंदर लाइटनिंग स्नेक्स पागलों की तरह नाच रहे थे, जबकि एंडलेस फ्लैशेस पूरे हेवंस को रोशन कर रही थीं। आसमान से धीरे धीरे ऐसी टेरिफाइंग प्रेशर उतर रही थी कि पूरे त्यानलन रियलम का हर लिविंग बीइंग डर से कांपने लगा। मैं उस ट्रिब्युलेशन क्लाउड को घूरता रहा, जबकि मेरी ब्राउज और ज्यादा सिकुड़ गईं। चेहरा अनॉयंस और वरी से भर गया। अब क्या हुआ? मौसम अचानक फिर क्यों बदल गया? कहीं जोरदार बारिश तो नहीं होने वाली? मैंने अभी अभी फील्ड में फर्टिलाइजर डाली है। उम्मीद है बारिश उसे बहाकर नहीं ले जाएगी।
वहीं दूसरी तरफ तियानलन रेल्म के बाहर एंडलेस केओस ऑफ कॉस्मोस के अंदर टाइम रिवर के ऊपर साइलेंटली फ्लोट कर रहे इमॉर्टल पैलेस में काउंटलेस स्टार्स के स्केलेटन से बने मैग्निफिसेंट इमॉर्टल हॉल के भीतर एक जोड़ी जाइगैंटिक आईज जो पता नहीं कितने टेंस ऑफ थाउजेंड्स ईयर्स से बंद थीं, अचानक खुल गईं। उन आंखों में कोई इमोशन नहीं था, सिर्फ एब्सोल्यूट ऑर्डर और सुप्रीम मैजेस्टी थी। फिर एक ठंडी आवाज जो खुद हेवन लॉज जैसी लग रही थी पूरे इमॉर्टल रेल्म में गूंज उठी। लोअर रेल्म में किसी ने प्योर फिजिकल स्ट्रेंथ से कार्मिक लॉज के वेब को डिस्ट्रॉय कर दिया जिसे मैंने पर्सनली एस्टैब्लिश किया था। बहुत पहले मैंने उस वर्ल्ड से बॉडी कल्टीवेशन का पाथ खुद काट दिया था। फिर वहां ऐसा बीइंग कैसे पैदा हुआ, उसे जिंदा रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। मेरा डिक्री जारी करो, ग्रेट नाइन हेवेंस डिवाइन लाइटनिंग फॉर्मेशन एक्टिवेट करो और उस वर्ल्ड को पूरी तरह पर्ज कर दो। कर्मा को करेक्ट करो।